ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम टेलविंड सीएसएस देखेंगे एंड समझेंगे व्हाट इज़ टेलविंड सीएसएस। एंड इतनी भी कोई मुश्किल नहीं होती वैसे। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से एंड पूरा कंप्लीट करेंगे जहाँ तक कि आपको इतना आ जाए कि नाउ यू कैन बिल्ड प्रोजेक्ट्स यूजिंग टेलविंड सीएसएस। इतनी टेलविंड कि जिसके बाद आप खुद जो है एक्सपेरिमेंट करना सीख जाएंगे। एंड अगर आप कहीं अटकेंगे तो उसको कैसे सोल्व करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा आज के लाइव क्लास के बाद। And anyone who is watching me on YouTube, you can also join these live classes. All links are in the description or in comment. So start करते हैं। Hello, one more person join. हरफूल, हेलो हरफूल। हम सब इस आपस में बात भी करते रहेंगे लाइव के बीच में, सो दैट अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या कहीं कुछ डाउट हो और अगर आवाज़ सही नहीं आ रही हो या स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन स्विच ऑन योर माइक और आप कह सकते हैं या फिर कमेंट में भी लिख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए। नोट्स बनाया सो दैट मैं कुछ भी स्किप ना करूं। एंड स्टार्ट करते हैं कि टेलविंड सीएसएस है क्या। ये कुछ मतलब जैसे जावा स्क्रिप्ट या रिएक्ट फ्रेमवर्क है या व्यू है या एंगुलर है, तो ये सीएसएस का भी कुछ ऐसा भारी भरकम सा मुश्किल सा कुछ फ्रेमवर्क है क्या। तो ऐसा नहीं है, ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है। इसके लिए हमें सीएसएस अगर आती है देन आप इसको इजीली कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर किसी को सीएसएस नहीं आती हो देन आपको सीएसएस का बेसिक्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। सो टेलविंड में हम कुछ नया नहीं करते हैं, हम सीएसएस लिखते हैं। इट जस्ट कि हमारी सीएसएस लिखने का तरीका जो है चेंज हो जाता है। एक काम करते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं एक बार टेलविंड सीएसएस के। आप सर्च करेंगे, सबसे अच्छा तरीका किसी भी चीज़ को सीखने का होता है कि आप जो है डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं। स्टार्टिंग में कुछ वीडियो देख लें, देन स्टार्ट जो भी सीखना उसको डॉक्यूमेंटेशन से सीखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। सो हम अभी डॉक्यूमेंटेशन पे टेलविंड सीएसएस के, यहाँ पे जैसा कि लिखा है रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर लीविंग योर HTML। सो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम HTML को इसका समझने के लिए काम करते हैं। हम VS कोड खोलते हैं, VS कोड ओपन करते हैं, एक नया फोल्डर ओपन करते हैं। फोल्डर का नाम दे देते हैं टेलविंड सीएसएस। फोल्डर हम ओपन करेंगे VS कोड में। किसी को कुछ डाउट हो तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो अभी हमने एक फोल्डर बनाया टेलविंड सीएसएस नाम से, नेम से। एंड हम इसमें एक फाइल बनाते हैं नॉर्मल, जैसा कि हम हमेशा बनाते हैं, index.html। अब ज़रा मतलब समझते हैं कि हम अपनी HTML फाइल को लीव नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है। इसके लिए गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड हम जाएंगे प्लेस EDN पे। प्लेस EDN हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादातर, जब हम अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाएं या अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ हम CDN यूज़ नहीं करते हैं। बट स्टार्ट में समझने के लिए हम CDN समझते हैं। CDN लगाने से क्या होगा कि जो टेलविंड सीएसएस है वो हमारे इस फोल्डर में आ जाएगी, मतलब हम यूज़ कर पाएंगे। तो हमने एक स्क्रिप्ट टैग ज्वाइन किया है हेड के अंदर। अब बॉडी में लिखते हैं H1 लिखा, लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, हमेशा की तरह एक सिंपल सा। और H1 में हम लिखेंगे क्लास के बाद एक काम करते हैं इसमें BG। सो टेलविंड सीएस हमें कुछ क्लासेस देता है, ऐसी क्लासेस जिनका हम डायरेक्ट नाम ही लिखेंगे तो उस क्लासेस के ऊपर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हमारे एलिमेंट पे लग जाएगी। उस क्लासेस हम इतनी याद नहीं करते हैं, सिंपल हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं एंड सर्च करते हैं तो हमें मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी क्लासेस हैं। अभी हो सकता है अगर किसी ने बिल्कुल नया शुरू करा हो तो समझ नहीं आ रहा हो। अभी एक बार एक एग्जांपल देखते हैं, फिर धीरे धीरे बिल्कुल समझेंगे आराम से। आई होप इस क्लास के एंड तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको डाउट में रहे कि यार ये चीज़ समझ नहीं आई टेलविंड में। लेट मी जस्ट राइट सम एग्जाम्पल। एक कलर दे के देखते हैं हम। चलो एक काम करते हैं
हमने क्लास बनाई एंड इसमें हमने लिखा है टेक्स्ट एल जी। अब इस टेक्स्ट एल जी का मतलब क्या है, इसको हम पहले लाइव सर्वर में ओपन करके देखते हैं तो हमें पता लगेगा। ओके, हमें हेलो वर्ल्ड ओपन हुआ दिख रहा है। इसका कुछ इसका जो साइज़ है उस साइज़ चेंज हो गया है। एक काम करते हैं, पहले यहाँ से हम ये क्लास को अगेन हटा के देखते हैं। हमने यहाँ से हटाई क्लास और अब देखते हैं तो हेलो वर्ल्ड का साइज़ जो है वो भी छोटा है। प्लस इसमें एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि अभी हेलो वर्ल्ड के ऊपर कोई भी मार्जिन पेडिंग नहीं दिख रही है। अगर हम यहाँ से ये जो स्क्रिप्ट टेग लगाया था ये अगर हम हटा दें तो अब देखें, अब ये चेंज हो गया बिल्कुल ही। लेकिन CSS जब हम टेलविंड CSS लगाते हैं तो इसमें अपनी जो है सब कुछ फॉर्मेट कर देता है, Ctrl+Z। एंड उसके बाद अब इसकी ये देख सकते हैं, अब हो गया वापस से। अब इसमें हम लगा के देखते हैं टेक्स्ट LG, इसका साइज़ बढ़ गया। तो ये क्या हुआ समझ में नहीं आया। हुआ ये है कि हमने टेक्स्ट LG नाम की क्लास लगाई और उस क्लास से साइज़ इंक्रीज हो गया हमारे टेक्स्ट का। तो बेसिकली टेक्स्ट LG के बैकग्राउंड में टेलविंड CSS क्या कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड सम लाइन हाइट। सो अगर हम अपनी नॉर्मल CSS लिखते हैं तो हम जाते हैं उसके अंदर एक क्लास लगाते हैं, फिर हम अपनी CSS की फाइल में आके उस क्लास का नाम लिखते हैं, देन तो ब्रैकेट के अंदर हम वही सेम चीज़ लिखते हैं कि फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल। बट हमें इतना नहीं लिखना पड़ा, हमें सिर्फ लिखना पड़ा टेक्स्ट LG। तो इसी से हमारा जो है हेलो वर्ल्ड जो था उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। हम सिर्फ LG नहीं, ऐसे बहुत सारे इसके अगर टेक्स्ट को हम कर दें एक्सेल तो इसका साइज़ और इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्सेल के बजाय हमें अगर और इंक्रीज़ करना है तो हम कर सकते हैं 2 एक्सेल, और इंक्रीज़ हो गया। तो टेलविंड CSS जो है वो हमें कुछ क्लासेस देता है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि हम टेलविंड CSS यूज़ ही क्यों करें। हम तो नॉर्मल CSS भी यूज़ कर सकते हैं ना। सबसे पहले कि आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस अच्छा करेगा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसे अच्छा करेगा जब हम नॉर्मल कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमने यहाँ लिखते हैं style.css एंड देन हमें कुछ भी प्रॉपर्टी देनी होती है, कोई क्लास वगैरह, हम यहाँ पे आते हैं एंड देन यहाँ पे हमें सब कुछ लिखना पड़ता है। एंड बार बार हमें इंडेक्स से स्टाइल में, स्टाइल से इंडेक्स में आना जाना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम टेलविंड CSS यूज़ करें तो इसमें हमें इनलाइन CSS लिखनी पड़ती है। इनलाइन मतलब हम एलिमेंट में ही अपनी CSS लिखते हैं। प्लस इसमें हमें क्लासेस के नाम सोचने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम जानते हैं कि जब हमें क्लासेस का नाम सोचना पड़ता है, और फॉर एग्जांपल आपका पेज बहुत बड़ा है, आपका प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है, तो वहाँ पे बटन, डॉट बटन, ऐसी बहुत सारी क्लासेस के नाम सोचो कि अच्छा सा नाम, और उसके बाद कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है कि सेम नाम हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ID बना रहे हैं, क्लास एक्सेट्रा, तो वो जो हमारा झंझट है वो दूर हो जाता है। प्लस ये कोई एक नया ऐसा कुछ इतना नया चीज़ टेलविंड CSS कुछ अपनी तरफ से नया ही नहीं कर रही है, बैकग्राउंड में ये भी CSS ही लिखती है। इट जस्ट कि उस CSS के ऊपर अपना एक जो है क्लास बना देती है, सो दैट हम डायरेक्ट क्लास नेम यूज़ कर पाए। एंड एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको जो है इंस्टॉल करके देखते हैं अपने सिस्टम में। हम एक काम करते हैं, अब जो है टेलविंड CSS को अपने सिस्टम में, मतलब हम इसे CDN यूज़ करके नहीं करते हैं। अगर आप देखें भी, मैंने अभी क्लोज कर दिया, इसको हम इंस्पेक्ट करके भी देखते हैं। बिकॉज हम CDN यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ कुछ वार्निंग भी आ रही होगी। देखिए यहाँ पे एक वार्निंग आपको दिख रही होगी that cdn.tailwindcss.com should not be used in production. To use Tailwind CSS in production, install it as then post CSS plugin etc etc etc. So इसलिए हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसे इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, एंड देन वी कैन यूज इट। ओके, आई थिंक CDN मतलब अभी ऐसा समझ लीजिए कि हम यहाँ पे टेलविंड CSS की साइट पे आए, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, एंड यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कुछ प्ले CDN। तो प्ले CDN में हम यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टेक की जो लाइन, ये स्क्रिप्ट टेक जो लिखा हुआ है इसमें जो लिखी हुई है cdn.tailwindcss.com, इतना हम अपने हेड टेक में जो ऐड कर देंगे तो हम टेलविंड CSS को यूज़ कर पाएंगे विदाउट उसकी सारी फाइल्स, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एक्सेट्रा, उसको इंस्टॉल करे बगैर। तो ये ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए इज़ गुड, बट नॉट गुड फॉर रियल डेवलपमेंट। सो मैंने जब काफ़ी टाइम पहले जब मैंने सीखा था तो इस क्लास को भी देखते टाइम आप नोट्स बना सकते हैं। राइट नाउ मैं अब तो यूज़ करता हूँ नोशन, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट। इससे ईजी हो जाता है। लाइक काफ़ी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो, जब मैंने सीखना शुरू किया था टेलविंड CSS को, जब देखा था
और मैंने अपने कुछ नोट्स बनाए थे डॉक्स में, एंड स्टिल आई यूज़ इट। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए मुझे वही डॉक्स याद आ गया। सो ये तब मैंने काफ़ी डिटेल में लिखे थे जब नया नया स्टार्ट किया था। तो 1 मिनट। ओके। सो हमने अपना जो प्रोजेक्ट ओपन किया था, इसका वैसे इसमें हमारे को सारी डिटेल की कैसे इंस्टॉल करना है, आप जब आएंगे टेलविंड CLI ये जो लिखा हुआ है, अगेन इस पर टेलविंड CSS की डॉक्यूमेंटेशन पे आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके टेलविंड CLI पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दी है कि हाउ यू कैन इंस्टॉल इट। तो इसको यहाँ से जस्ट डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपने टर्मिनल में तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम भी करके देखते हैं। पुरानी फाइल ज़रा डिलीट करते हैं। ओके, लेट्स ओपन टर्मिनल। टर्मिनल ओपन कर लिया हमने, एंड मैंने जो अपना डॉक्यूमेंटेशन बनाया था, इफ़ यू से अगर आप बोलें तो मैं डॉक्यूमेंट आपको भी शेयर कर दूंगा। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें लिखी थी, बट ओके। सबसे पहले हम npm init y करेंगे। अच्छा हाँ, सबसे पहले अगर इसे इंस्टॉल करने से पहले आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना इज़ इम्पोर्टेंट। ईज़िली आप जो है Node.js गूगल पे जाके लिखेंगे नोड डाउनलोड, तो सबसे पहली वेबसाइट आई है। सो वट एवर कंप्यूटर यू आर यूजिंग, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, मैक, फॉर एग्जांपल मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से नोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। नोड एंड npm ये दो चीज़ें इंस्टॉल होना इज इंपॉर्टेंट, देन आप ये यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे npm init y। इससे हमारा ये अपना प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। npm init y करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये लिखने के बाद पैकेज डॉट जेसन फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। देखते हैं अभी आगे एक बार पूरा कंप्लीट कर लें इसको एक बार हम सेटअप कर लें, उसके बाद फिर हम एक प्रोजेक्ट बना कर देखेंगे शॉर्ट सा। सो अब हम अपने index.html में आ गए। अब यहाँ पे हम लिख के देखते हैं शुरू से। अब हमें सजेशन भी मिलेंगे, CDN में हमें सजेशन भी नहीं मिलते थे। हमने लिखा h, ओके। इसमें हमने लिखा हेलो टेलविंड CSS, हेलो टेलविंड CSS लिख दिया हमने। एंड हमें यहाँ पे लिखा क्लास, क्लास के बाद PG। अब आप देख सकते हैं वैसे जो भी सजेशन है, सजेशन के लिए आपको यहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सटेंशन पे आके आप लिखेंगे टेलविंड इंटेलिसेंस। टेलविंड का ये ऑफिशियल एक्सटेंशन है। तो इससे आपको क्या सजेशन मिल जाएंगे कि कौन कौन सी क्लासेस आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेना। आफ्टर इंस्टॉलिंग इट आप यहाँ पे क्लास लिखने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बीजी बैकग्राउंड। उसके बाद मैं यहाँ पे काम करता हूँ बीजी रेड 700। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो स्टार्ट करके देखते हैं। बाकी टैब ऑफ कर देते हैं। अब अगेन हम जाते हैं हमारा, जैसा कि हम देख सकते हैं लोकल होस्ट पे। अब ये चलना चाहिए। देखा आपने, ये चल रहा है। सो ये सब चीज़ें भी छोड़ते हैं एंड मेन अब पॉइंट पे आते हैं कि टेलविंड CSS को यूज़ कैसे करना है। ओके, सो हम आते हैं index.html पे एंड सो हेलो टेलविंड CSS हमने एक h1 नया टैग, इसमें हमने क्लास लिखी। क्लास बना के अब हम इसे जो भी देंगे, फॉर एग्जांपल हम फ़ॉन्ट कलर चेंज कर कोशिश करते हैं। फ़ॉन्ट हम टेक्स्ट डेकोरेशन होगा आई गेस, टेक्स्ट रेड में लेके देखते हैं। एंटर करा। ये क्लासेस हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग के अंदर ये थोड़ी लग सकती है, बट सारी क्लासेस के नाम आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएंगे। ओके नाइस। तो ये नहीं लगा, क्यों नहीं लगा देखते हैं। इसकी वजह ये क्योंकि हमने स्टाइल.css को हमने अभी तक ऐड ही नहीं किया था।
तो उसके लिए हमें आपको उसको करना ही पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा हमें हमारी इस स्टाइल डॉट सी एस एस को। सो जैसे हमने स्टाइल डॉट सी एस एस को कनेक्ट किया ना, आई होप इट इज़, हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हेलो टेलविंड सी एस एस लिखा हुआ आ गया। मेरा माइक तो ऑन है ना, हाँ, ओके। सो नाउ आप समझते हैं, तो टेलविंड सी एस एस हम यूज़ करते हैं इनलाइन में, मतलब कि हम अपने एलिमेंट पे ही जो भी हमें उस पर क्लास लगानी होती है, क्लास मतलब हमें जो भी उस पर प्रॉपर्टी देनी होगी, उसका कलर चेंज करना हो, उसका बैकग्राउंड चेंज करना हो। फॉर एग्जांपल हमें इसका बैकग्राउंड में कलर लगाना है, तो हमने लिखा बी जी येलो, लिख के देखते हैं क्या आता है। बी जी येलो 300। नाउ देख सकते हैं आप कि हेलो टेलविंड सी एस एस के पीछे बी जी हेलो लिखा हुआ गया। तो हम इसे यूज़ क्यों करें, हम ये नॉर्मल सी एस एस से भी कर सकते थे। सो नॉर्मल सी एस एस से लिखने में हमें ज़्यादा टाइम भी लगता, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, पर इसमें हमारी दोनों चीज़ें, टाइम भी बच रहा है, लिखना भी आसान है, एंड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि मैनेज करना आसान है। सो इसमें और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं। इसके लिए हम जाएंगे इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, एंड वहाँ पे हम स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज हमें क्लासेस के नाम याद नहीं होते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं कलर लिखूँगा, तो यहाँ पे कलर से रिलेटेड जो भी क्लासेस अवेलेबल है वो आ जाएंगी। एंड साइज़ से लेके देखते हैं, अगर साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट लिख के देखते हैं, फ़ॉन्ट पे आएगा, फ़ॉन्ट लिखा, कमान, फ़ॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड जैसा कि हम इटैलिक लिखेंगे तो इटैलिक आ जाएगा, इसको लिख के देखते हैं, इटैलिक आ गया, देखते हैं इटैलिक लगा, देख सकते हैं अब इटैलिक हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है इसमें क्लासेस लगाते हैं। एक बार नोट्स में जाके देखते हैं क्या आगे क्या इंस्टॉल करने के बाद। ओके, इसको एक काम करते हैं, समझ में आएगा जब हम इसको पूरा वेब पेज बना के देखते हैं। अभी इस वाले कोड को हटाते हैं और ये वाला कोड हम लगाते हैं जस्ट टू सेव टाइम। मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा था। सो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कि हम हेड में हमारी CSS की जो फाइल है उसे हम लिंक कर दें। देन यहाँ पे हमने अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस को हमने लिख किया। स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर ये टेलविंड बेस कंपोनेंट है, यूटिलिटीज़, ये सब लिखा हुआ है। ये हमने डॉक्यूमेंटेशन से ही देखा था। अब देखते हैं कि ये पेज कैसा दिख रहा है, इसको ओपन करके देखते हैं। ओके ओके इतना अच्छा नहीं है, वेट, लिंक कर दी थी हमने। इसको न्यू टैब में ओपन करते हैं, न्यू टैब में, ताकि आसान हो जाए ज़रा। मैंने इसको जूम कर रखा था इसलिए इतना भयानक दिख रहा था, इतना भयानक था नहीं, तभी तो मैं बोलूँ कि अच्छा फिर याद आया कि रीसेट करना है, मैंने बहुत जूम कर रखा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक जो है बहुत बेसिक सा एक होम पेज है जिसमें कुछ नेव बार है, वेलकम माय साइट लिखा हुआ है, एक बटन है एंड अबाउट अस है। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर हम अपनी CSS से लिखने बैठते तो हमें बहुत सारी जो है खुद से CSS लिखनी पड़ती। बट अब यहाँ देखिए कि यहाँ पे कितना कम लिखना पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे नेव बार। सबसे पहले हम देखें कि हमने लिखा, यहाँ आप देख सकते हैं, आई होप इट इज़ विजिबल, या तो मैं और जूम करूँ, कि बॉडी के ऊपर हमने लिखा क्लास। ये इसका लिखने का तरीका है, हमें क्लास लिखना पड़ेगा, क्लास। उसके बाद हमने लिखा BG Grey 100। BG Grey 100 का मतलब है कि बैकग्राउंड में, ओके, सो बैकग्राउंड में जो उसका कलर है वो BG Grey कर दीजिए, तो उसका कलर ऐसा हो गया। उसके बाद ये हमने यहाँ पे नेव बार में अलग कलर लगाया, हमने यहाँ पे लिखा BG Blue 600। तो यहाँ पे BG Blue जो भी उसका ब्लू कलर का CSS है वो लग गया। तो ये चीज़ें हमारी आसान करती है। अगर आप चाहें तो इसमें क्लास लगी भी क्या, इस पर होवर करेंगे, होवर करने पे आपको वो क्लासेस दिख जाएंगी, वो CSS दिख जाएगी जो इस पर लिखी हुई है कि .BG Grey ये जो क्लास है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड कलर, RGB वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बैकग्राउंड में है CSS ही, बट हमें वो ना लिखना पड़े, ईजी हमारे लिए, इसलिए हम टेलविंड CSS यूज़ करते हैं। टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट वाइट करा और शेडो MD। टेक्स्ट वाइट मतलब टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, शेडो मतलब कि शेडो इफेक्ट जो होता है, देख सकते हैं कलर थोड़ा ऐसा है, मुझे तो दिख रहा है, रिकॉर्डिंग में भी दिख रहा हो, यहाँ पे हल्की सी शेडिंग आई हुई है, तो वो शेडो है। उसके लिए हमने यहाँ पे शेडो MD लिखा। MD क्या है, MD LS MG, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखेगी। ये साइज़ के लिए कि कितनी साइज़, कितना ज़्यादा कम, इसको ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको CSS भी दिख जाएगी। सेम यहाँ पे हमने कंटेनर लिखा,
कंटेनर मतलब कंटेनर ऑलरेडी सी एस एस डिफाइंड क्लास जो डिफाइंड है जिसके अंदर कुछ विड्थ डिफाइंड है। एंड हमने यहाँ पे लिखा एम एक्स ऑटो यानी कि मार्जिन एक्स एक्सिस पे ऑटो कर दी। पी एक्स मतलब हो गया पेडिंग है सी एस सी, बस उसको शॉर्ट कर दिया, उसके कुछ कुछ नाम रख दिए जो हम इजीली लिख पाए। स्टार्टिंग में ये इतना याद नहीं होता है बट धीरे धीरे जब हम लिखते हैं देख देख के डॉक्यूमेंटेशन से तो हमें याद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं P एक्स मतलब पेडिंग एक्स एक्सिस पे 6 हो जाए, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पेडिंग 6 हो गई। इसको अगर मैं एक्स हटा दूँ तो क्या होता है, एक्स हटाने से पेडिंग चारों साइड लग जाएगी। एंड अगर मैं अगेन यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे लग जाएगी। सेम यहाँ पे पी वाई यानी कि वाई एक्सिस पे, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा चेंज करके देखते हैं वाई पी वाई, वो सजेशन हमें खुद देगा। एक काम करते हैं हम थोड़ी पेडिंग को चेंज करते हैं, ओके 60 करके देखते हैं, ज़रा डिफरेंस तो दिखे, देख सकते हैं आप। हमारा हमने जैसी पेडिंग वाई एक्सिस पे कितनी कर दी 60, तो 60 करने से आप देख सकते हैं जो नेव बार है वो कितना इसने इसने उसकी पेडिंग कितनी इंक्रीज हो गई टॉप टू बॉटम से। सो इसको अगेन हम 4 ही कर देते हैं, 60 तो बहुत अच्छी नहीं लग रही। एंड फ्लेक्स, जब हमें फ्लेक्स यूज़ करना होता है हम डिव में हमने फ्लेक्स लिखा तो फ्लेक्स लग गया। जस्टिफाई बिटवीन हमें मालूम है जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, तो उसी की वजह से जो है हमारा जस्टिफाई हो गया। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कि हम किस तरीके से टेलविंड क्लासेस लिखते हैं। ऐसी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, हम एक एक क्लासेस को देखें तो बहुत टाइम लग जाएंगे। जैसे कि टेक्स्ट 2 एक्सेल, अब 2 एक्सेल मतलब कि टेक्स्ट का साइज़ कितना हो जाए। अगर मैं 2 एक्सेल से हटा दूँ माई साइड जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट लगा हुआ है माई साइड पे, इसको 2 एक्सेल के बजाय थोड़ा और इंक्रीज करके देखते हैं, ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा तो ज़रा एक्सेल, ओके 9 एक्सेल लगा के देखते हैं। 9 एक्सेल से देख सकते हैं आप कितना इंक्रीज हो गया माई साइड जो हमारा लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हम टेलविंड लिखते हैं। इसको अगेन वापस से 2 एक्सेल ही कर देते हैं, 2 एक्सेल ही कर देते हैं, वही अच्छा लग रहा था। एंड हमने नेव बार के लिए देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक यूएल लिया, उसके बाद हमने एक एल लगाया और उसमें हमने सारी चीज़ें लिखी। अब यहाँ पे आप देखिए एक और क्लासेस जो काफ़ी हम यूज़ करते हैं टेलविंड की, दैट इज़ होवर। हमने देखा होगा जब भी होवर लगाना होता है तो होवर के लिए आप सिंपल होवर लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे कॉलन। इसको पूरा यहाँ से हटा के देखते हैं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें जो भी हमने एक्सटेंशन ऐड किया था वो सारे सजेशन दे देगा। तो मैंने खाली लिखा होवर, उसने मुझे सजेशन दिया, मैंने एंटर प्रेस किया। उसके बाद अब होवर पे मुझे क्या चाहिए, होवर पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ बीजी कलर, बीजी हमारा हो जाए कुछ येलो ले लेते हैं, हमारा बीजी जो है येलो हो जाए। तो अब करके देखते हैं, हम होम पे गए एंड होम पे जैसे ही हमने होवर किया तो देख सकते हैं उसका बीजी येलो हो गया। तो कितना आसान हो जाता है जब हम टेलविंड सीएसएस की क्लासेस यूज़ करती है। सेम हमने जो है डिफरेंट क्लासेस हमने लगाई है पूरे पेज पे, एंड इसी से ये हमारे इस तरीके से हमारी टेलविंड काम करती है। सो ये था हमारा कि टेलविंड काम कैसे करती है। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट चीज़ हम देख लेते हैं, या फिर जब तक ये एग्जांपल था समझने के लिए कि ये टेलविंड लगती कैसी है। उसके बाद आगे और चीज़ें देख लेते हैं हम कि या फिर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन भी जाके अगर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ओके ये देख सकते हैं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या क्या होता है। आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन पे जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार होवर कैसे करना है, जो यहाँ पे होवर का दिया हुआ है। डार्क मोड हम सभी ने देखा है कि डार्क मोड पे वेबसाइट आजकल बहुत होती है, सो वो डार्क मोड का लगाना भी कितना ईजी हो जाता है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जूम करता हूँ, सिंपल डार्क मोड लिखना है, मतलब सिर्फ डार्क लिखना है, कॉलन लगाना है, फिर उसके आप जो भी प्रॉपर्टी देंगे वो डार्क मोड जब होगा तब ये लग जाएगी। अब हम समझते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कि टेलविंड में हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। आगे यही है टॉपिक, ओके ये क्लोज कर देते हैं। ये ओपन है हमारा, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं ज़रा। ये देख सकते हैं अभी ये जो है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। इस काम करते हैं, इसको और इजी बनाते हैं, इसको और शॉर्ट करते हैं। इतना सारा कंट्रोल ए करते हैं, रिमूव करते हैं, अगेन न्यू कोड लेंगे, लिंक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टाइल शीट को, वरना काम नहीं करेगा। एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं एक सिंपल सा H1 एंड यहाँ पे हम लिखते हैं
हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन लिखा। अब इसको इसको थोड़ा साइड में अगर ओपन करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बार बार टेप चेंज करने में। ओके, अब इसको भी यहीं ओपन कर लेते हैं। हेलो एवरीवन हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको 2 मिनट में इसको ज़रा साइड में लगा लूँ। ओके, ओके, अब दोनों चीज़ हमें एक साथ दिख रही है, कोड भी और हमारा आउटपुट भी, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमने देखा हेलो एवरीवन लिखा हुआ है। अब ये हेलो एवरीवन का जो साइज़ है, हम इससे समझते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में कि हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं टेलविड सीएसएस का यूज़ करके। अभी जो इसका इसका एक टेक्स्ट टेक्स्ट का हम साइज़ ले लेते हैं 8 एक्सल। 8 एक्सल ले रखा है हमने, कितना बड़ा हो गया देख सकते हैं। सो अभी ये है इसका, अभी हमने एक हेलो एवरीवन लिखा है और उसका हमने इसको एक साइज़ दिया है 8 एक्सल। तो अभी ये स्क्रीन को हम छोटा करें या बड़ा करें, ये उतना ही रहेगा। बट हम चाहते हैं कि जब हमारी स्क्रीन स्मॉल हो तो हमारा हेलो एवरीवन का साइज़ क्या होना चाहिए। आप में से अगर किसी ने सुना होगा कि टेलविड सीएसएस में हम SM, MD, LG ये कुछ क्लासेस होती है जिसकी वजह से हम उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बनाते हैं। तो मे भी शायद कुछ लोग ये स्टार्टिंग में समझते हैं, हमने लिखा SM, SM के बाद हमने लिख दिया टेक्स्ट 2 एक्सल। तो अब क्या होगा, अभी तो स्क्रीन का साइज़ छोटा है तो 2 एक्सल हो जाना चाहिए था। बट टेलविड ऐसे काम नहीं करती है, टेलविड मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से काम करती है। वो क्या होता है समझते हैं। अभी एक बार इसको वापस हम बड़ा करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटा हो गया हेलो एवरीवन, लेकिन जब मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ तो बड़ा हो गया। तो ये क्या हो रहा है, 2 मिनट गाइस, आई थिंक बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा होगा, अब नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हम देख सकते हैं हमने लिखा टेक्स्ट टू 8 एक्सल, तो इसके हेलो एवरीवन का साइज़ बहुत बड़ा है। हमने SM लिखा स्मॉल स्क्रीन के लिए, टेक्स्ट 2 एक्सल, बट वो तो लग रहा है जब हमारी स्क्रीन बड़ी हो रही है। तो ऐसा क्यों, उसके लिए अगेन हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, हम समझते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। ओके, सो टेलविड सीएसएस ने कुछ हमें ब्रेक पॉइंट्स दिए हैं। एंड टेलविड का कहना ये है कि आप जो है जब भी डेवलप करें वेबसाइट तो आप मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ चलें। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच मतलब कि पहले आप जो भी लिख रहे हैं वो मोबाइल के लिए होगा। यहाँ लिख के देखते हैं, इतना अच्छे से हो नहीं रहा बोलने में आई थिंक। ये देखिए मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट 2 एक्सल, तो स्क्रीन का साइज हेलो एवरीवन छोटा हो गया। तो ये है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच कि हम पहले जो भी लिखेंगे वो लगेगा डायरेक्ट मोबाइल के लिए। उसके बाद अगर आपको मोबाइल से बाहर जाना है, यानी कि स्मॉल स्क्रीन से ऊपर क्या आएगा, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट, हमने लिखा मान लो 8 एक्सल 8 एक्सल। तो अब देखते हैं, अब जैसे ही हम स्क्रीन को हमारी बड़ी करेंगे तो हेलो एवरीवन 8 एक्सल हो गया। तो SM का मतलब ये नहीं कि स्मॉल स्क्रीन के बाद मतलब स्मॉल स्क्रीन पे ये लगे। SM का मतलब है कि स्मॉल स्क्रीन जब खत्म हो गई, ये जो मिनिमम विड्थ थी, यहाँ के बाद जो भी आप लगाओगे वो लगेगा। तो स्मॉल स्क्रीन जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद 8 एक्सल लग गया। एंड जो हमारा टेक्स्ट 2 एक्सल था वो हमारा मोबाइल पे लगेगा, यानी जो पहले हम लिखेंगे बिना SM के बिना MD के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं MD लिखा। तो एक्चुअली में SM MD ये जो है इनकी यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट है वो डिफाइंड है, देख सकते हैं। SM यानी 640 पिक्सल मिनिमम, MD यानी 768, LG यानी 1024। तो ऐसे एक्सल 2 एक्सल ऐसे ऐसे ब्रेक पॉइंट डिफाइंड है। तो अलग अलग ब्रेक पॉइंट पे आप अलग अलग CSS डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। हेलो मनोज, वेलकम। सो यहाँ पे अगर किसी को रिस्पॉन्सिव में कोई डाउट हो तो आई विल बी हैप्पी टू क्लियर दैट, आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ अच्छा सा एग्जांपल भी दिया हो, ओके, इस एग्जांपल को यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। इमेज विजिबल नहीं बिकॉज हमें इमेज लगाई ही नहीं है, कोई एक इमेज ले लेते हैं, छोड़ो, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए करेंगे, जैसे आप लिखा है BG वाइट, तो हम एक काम करते हैं, हमें वाइट इतना अच्छा नहीं लगता,
एज़ यूजुअल कोडर्स को वाइट कलर इतना आंखों पे अच्छा नहीं लगता, हम इसका बीजी ग्रे कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कैसा हो गया। देख सकते हैं कार्ड का कलर कुछ ऐसा हो गया बीजी ग्रे, लेकिन कार्ड के कलर को नहीं, हम करते हैं बॉडी के कलर को चेंज। तो हम जाएंगे बॉडी, बॉडी पे लगाएंगे हम क्लास एंड इस पर लिखेंगे बीजी, बीजी करते हैं हम ग्रे, ग्रे ग्रे 500 आई थिंक। ओके, सो अब देख सकते हैं अब अच्छा लग रहा है, बीजी ग्रे हो गया। अब इसमें समझते हैं इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए। देख सकते हैं जब स्क्रीन हम बड़ी कर रहे हैं तो कार्ड का साइज हॉरिजॉन्टल में हो जाता है, विच इज़ बिकॉज इट इज़ फॉर वेब डेस्कटॉप बिग स्क्रीन। एंड जैसे हम इसे स्मॉल करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल हो जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या क्लासेस यूज़ किए हैं हम यहाँ पे वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जो हमारी मेन डिव है जिसके अंदर कार्ड है उसमें लिखा है हमने एमडी, एमडी यानी एमडी पे होवर करके देखते हैं। यहाँ पे मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम फिट दी हुई है कि मिनिमम 768 पिक्सल एंड मैक्सिमम 672 पिक्सल, इसके बीच में ये वाली क्लास लगेगी। एंड जो नॉर्मल है मोबाइल फर्स्ट के लिए वो तो अगर आप नहीं देंगे तो जो भी आप लगाएंगे वो मोबाइल के लिए होगी। लेकिन जब हमें डिफाइन करना हो कि यार मोबाइल से बाहर जब हम बड़ी स्क्रीन के लिए बनाए तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हमने जो है एम डी यूज़ किया। इसी तरह पे हम एम डी एस एम एल जी यूज़ करते हैं। और देख लेते हैं अगर आगे कुछ और अच्छा एग्जाम्पल वगैरह दिया हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस। किसी को कुछ कहना हो तो यू कैन से दैट, आप माइक ऑन करके ही बोल सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं नोट्स में आगे वही हमारी कॉमन जो क्लासेस उनके नाम डिफाइंड है कि ये पी मतलब एम मतलब मार्जिन, एम टी लिखेंगे यानी मार्जिन टॉप, एम बी लिखेंगे यानी मार्जिन बॉटम। तो ये सब क्लासेस है, इतना इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा बिकॉज हमें जब भी समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे मार्जिन लगानी बट उसकी क्लास का नाम क्या होता है, मैं आगे डॉक्यूमेंटेशन पे आके सर्च करूँगा मार्जिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी मार्जिन की जो भी क्लासेस है सारी आ गई। इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं। एम एल मार्जिन लेफ्ट, एंड उसको हम पिक्सल में भी दे सकते हैं। सो एम टी मार्जिन राइट के लिए एम आर, मार्जिन बॉटम के लिए एम बी, लेफ्ट के लिए एम एल। तो यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। तो बेसिकली टेलविंड जो है स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है देखने में कि यार इतनी सारी क्लासेस लिखनी पड़ेगी, बट जब आप धीरे धीरे 2-3 प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, जब आप देखते हैं कि मैं HTML की फाइल में ही CSS भी लिख पा रहा हूँ, HTML भी लिख पा रहा हूँ, एंड इतनी फास्ट मुझे ज़्यादा क्लासेस के नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्लास लेनी, क्लास लगानी है एंड दैट्स इट। तो उसके बाद फिर आपका बूटस्ट्रैप में जाने का ही मन नहीं करेगा, बूटस्ट्रैप किसी भी और फ्रेमवर्क में, बिकॉज बूटस्ट्रैप के उसके बारे में अच्छा एक टॉपिक आ गया दिमाग में कि हम बूटस्ट्रैप भी तो यूज़ कर सकते हैं। देख वाई नॉट टू यूज़ बूटस्ट्रैप एंड वाई यूज़ टेलमेंट CSS। मैंने इसके ऊपर एक हैश नोट पे ब्लॉग लिखा था, हैश नोट पे जाके ज़रा देखते हैं। हैश नोट कमान एक ब्लॉग लिखा था मैंने कि बूटस्ट्रैप और टेलमेंट CSS में से हमें क्या यूज़ करना चाहिए एंड क्या यूज़ एंड क्यों करना चाहिए। तो उसके नोट्स देखते हैं तो हमें और समझ में आएगा कि वाई टेलविंड यूज़ करें। मिल गया, बूटस्ट्रैप वर्सेस टेलविंड CSS। अब चाहे तो मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ आपको। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको और मालूम पड़ेगा, लेकिन हम अभी यहीं देख लेते हैं। सो बूटस्ट्रैप या टेलविंड CSS में से मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, तो देख लेते हैं कि हमें ये मालूम है कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमें प्री बिल्ड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं एंड हमें बस वहाँ से वो बटन्स है, फॉर्म है, नेविगेशन बार जो भी है वहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एंड ये ग्रिड सिस्टम से चलता है, हमें मालूम है बूटस्ट्रैप जो है। एंड ऑफकोर्स बिगिनर फ्रेंडली है, टेलविंड CSS इतना बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, बट अगर आपने CSS जानते हैं, बूटस्ट्रैप जानते हैं, देन यू कैन ईजिली स्टार्ट विद इट। सो लेकिन जो डिसएडवांटेज आते हैं हमारे बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के वो ये आते हैं कि एक तो हमें ज़्यादा इस पर फ्रीडम नहीं मिलती है। जब हम बूटस्ट्रैप की बात करते हैं तो बूटस्ट्रैप पे हमें ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है जितनी फ्रीडम हमें टेलविंड से मिलती है। अभी हम आगे देखेंगे कि टेलविंड में अगर मुझे अपनी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है कि मुझे ये कलर जो इसमें टेलविंड में ऑलरेडी दिए हैं मुझे और चाहिए, तो मैं उसमें वो भी ऐड कर सकता हूँ। और अगर हम चाहें कि कुछ बिल्कुल ही अलग ही मैं डिज़ाइन बनाऊँ जो अभी प्रेजेंट भी नहीं हो, तो वो भी हम टेलविंड से कर सकते हैं। लेकिन जब हम बूटस्ट्रैप से बनाते हैं तो ऑलमोस्ट बूटस्ट्रैप की सारी वेबसाइट सेम ही दिखती हैं, ऑल्दो बूटस्ट्रैप अभी भी काफ़ी यूज़ होता है, बट
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाई टेलविंड इज़ बेटर। टेलविंड हमें मालूम है यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच से चलता है। हर क्लास जो है अपने लिए डिफाइंड है एंड लाइट वेट है, बिकॉज जितनी हम सी एस एस इसमें लगाने हैं सिर्फ वही प्रोडक्शन में भी जाती है, वही यूज़ होती है, एक्स्ट्रा कुछ बर्डन नहीं होता। एंड इसमें हमें बहुत फ्रीडम भी होती है, हम अपने डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं। एंड अगर हम बात करें कि प्री बिल्ड कंपोनेंट की, तो मैं आपको वही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि प्री बिल्ड कंपोनेंट आपको टेलविंड में नहीं मिलेंगे, आपको इसमें भी मिलेंगे। हम एक काम करते हैं, टेलविंड की साइट पे आते हैं, थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, टेलविंड सी एस एस कंपोनेंट्स। ओके, तो अभी हम टेलविंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। इसमें काफ़ी कंपोनेंट पेड है बट काफ़ी फ्री भी है। ये देखते हैं, हीरो सेक्शन पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट तो पेड है बट ये जो फ्री दिया हुआ है, कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें पूरा कोड मिल गया। इसको यहाँ से लेते हैं, एडम ने वी एस कोड में आके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको लिंक ऐड करेंगे, स्टाइल डॉट सी एस एस लगाएंगे, एंड हमने वहाँ से जो कंपोनेंट कॉपी किया था उसको हम यहाँ पेस्ट करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमें टेलविंड में कंपोनेंट नहीं मिलते, हमने सिर्फ वहाँ से इतना इजीली उसको कॉपी किया एंड यहाँ पे कितना अच्छा हमें पूरा जो है बना बनाया हीरो सेक्शन मिल गया है। अब इसके अंदर बस इसमें बात ये है कि आपको टेलविंड समझ में आनी चाहिए, बिकॉज अभी हमने जितना समझ लिया है कि अगर मुझे मान लो मुझे यहाँ पे चेंज करना हो, यहाँ मुझे चेंज करना हो कि यार यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं वो चेंज कैसे करूँ, या मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कैसे करूँ, बैकग्राउंड कलर कैसे एडिट करूँ। तो बिकॉज वी नो कि यार इसके अंदर क्लासेस होती हैं, हमें क्लासेस ढूंढनी है। एंड अगर हमें मान लो बीजी वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, हमें बीजी ग्रे करना है, तो हम बीजी ग्रे पे जाके सजेशन मिल जाएंगे, हम बीजी ग्रे लगाएंगे एंड हम इजीली बीजी ग्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेलविंड को इजीली और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं। इनफैक्ट मैं और भी आपको कंपोनेंट लाइब्रेरीज बता देता हूँ जो अवेलेबल है, जहाँ पे काफ़ी फ्री अच्छे कंपोनेंट मिल जाएंगे। मैंने कहीं यहाँ पे लिखा था, ये देख सकते हैं। मैं आप बोलें तो मैं इसकी लिंक कमेंट में डाल दूँ क्या? ये देखो, मैं टेल ब्लॉक है, काफ़ी फेमस है। ओके, ये देखिए आप, ये कितने सारे यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बने बनाए कंपोनेंट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल टेलविंड करके है, इसमें रिसोर्सेस ब्लॉक्स, ये देखिए यहाँ पे कंपोनेंट मिल गए। फॉर एग्जांपल ये मेरा की यूआई, इसके अंदर आपको ये यहाँ से सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। कंपोनेंट जाना है, कंपोनेंट पे देखना है, वहाँ से उसका कोड देखना है और आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक टेल ब्लॉक है, टेल ब्लॉक भी काफ़ी अच्छा है, सिंपल जल्दी जल्दी कोई साइट बनानी हो तो इसका यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्टस, पूरे के पूरे पेजेस आपको मिल जाएंगे, यहाँ से इजीली कोड भी मिल जाएगा। एंड जस्ट कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, देन ओनली यू कैन यूज़ इट अच्छे से। यहाँ पे फ्लो बाइट है, इसमें कुछ पेड भी है बट काफ़ी फ्री भी है। एक ये है माम्बा यूआई, इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे सारे। अगर आप बोलें तो मैं इसको इसके कमेंट में डाल देता हूँ ताकि आप चेक कर लो। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी, मैंने कमेंट में डाल दिए। सो इफ़ एनीवन वांट टू चेक इट आउट कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमने ये भी देख लिया, ऑप्टिमाइज। थोड़ा पीछे लेते हैं, ज़्यादा आगे। कॉमन टेलमेंट सीएसएस क्लासेस देख ली हमने। ओके, नेक्स्ट अगर हम फॉर एग्जांपल मुझे अपना ही कुछ इसमें कलर ऐड करना है कि यार जो इसमें कलर है वो नहीं है, मुझे कुछ अपना चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम आएंगे, फाइल में आते हैं अपनी अगेन, पोस्ट सी एस एस डॉट वेट आ गया। सो हम आए टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट जेएस। तो टेलविंड डॉट कन्फिग डॉट जेएस के अंदर हम आएंगे एंड अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम सिंपली यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें ये वाला पार्ट चाहिए, हमें सिर्फ कलर चेंज करना है।
हमें कलर चेंज करना है, हमने कॉपी किया, हम आए एक्सटेंड में, एक्सटेंड के अंदर हमने हमारे कलर को पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मैंने ये नाम लिखा है कस्टम ब्लू। एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ अपने टेलविंड सीएसएस के अंदर एंड अगेन पुराना कोड रिमूव करते हैं, काफ़ी क्लटर हो जाता है। एंड स्टाइल डॉक्यूमेंट बॉडी में आए, H1 लिखा, हमने लिखा हेलो हेलो एंड हमने अगेन, हमें मालूम है सीएसएस टेलविंड लिखने का तरीका, हम लिखते हैं क्लास। क्लास के बाद हमने एक कस्टम अभी बनाया था, उसका नाम क्या रखा था, कस्टम ब्लू। तो अब लिखते हैं यहाँ पे हम कस्टम ब्लू। अभी देखते हैं चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है, वो भी देखते हैं। अब समझ में आपको क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत ये हुई थी कि हमने डायरेक्ट लिख दिया कि कस्टम ब्लू, बट हमने वो कस्टम ब्लू क्या है, कस्टम ब्लू हमारा टेक्स्ट है। तो अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर कुछ लगाना है तो हम लिखेंगे टेक्स्ट डैश कस्टम ग्लू, सॉरी नॉट ग्लू, इट्स ब्लू। कस्टम ब्लू लिखा एंड ये हमारा कलर था जो कि हमने अलग से डिफाइन किया था, इट इज़ नॉट बाय टेलविंड सीएसएस। तो ऐसे अगर हमें चाहिए हो कि यार हमें खुद का कुछ हमारा अलग ही डिज़ाइन है, तो वैसे आप यहाँ पे वो चेंजेस भी आप कर सकते हैं tailwind.config.js में जाकर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन मोर थिंग जो कि इतनी ज़्यादा मतलब यूज़ करना प्रेफर तो नहीं करना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज इट इज़, ये कॉन्सेप्ट है कि हम @apply एंड इसका क्या क्या मतलब होता है, क्या यूज़ करते हैं, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने एक कंपोनेंट बनाया एंड हमने उस पर बहुत सारी इनलाइन सीएसएस दे रखी है, उसके ऊपर कलर भी है, साइज़ भी है, मार्जिन, पेडिंग एंड बहुत सारी हमने, अब वो हमें लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा है, तो हम क्यों ना एक अपनी क्लास बना लें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डिफाइन कर दें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, एक काम करते हैं, हम एक बटन बनाते हैं। अगेन हम अपनी फाइल में आए, लेट्स रिमूव द प्रीवियस कोड। हमने यहाँ पे लिखा है कुछ प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन, ओके। अब हमने यहाँ पे ये BTN प्राइमरी एंड BTN सेकेंडरी लिखा हुआ है, इसी प्राइमरी एक ही से लिख के देखते हैं। हम आएंगे हमारे style.css में, जहाँ पे हमने ये टेलविंड बेस कंपोनेंट यूटिलिटीज़ इसको ऐड किया था एंड यहाँ हम जाके हम हमारी जो हमने जो लिखी CSS को लिखेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट कोड, हम यूटिलिटीज़ के पहले जाके लिख देंगे, हमने लिखा .btn प्राइमरी जो कि हमने अपनी क्लास का एक नाम बनाया एंड फिर उसको कोड, हाँ नाउ इट इज विजिबल। सो उसके हमने, इसका तरीका ये हम लिखते हैं अप्लाई, @apply लिखा, उसमें हमें क्या चाहिए, हमें BG ब्लू चाहिए, टेक्स्ट वाइट चाहिए, फोर्थ बोल्ड चाहिए एंड पेडिंग y एक्सिस पे 2, पेडिंग x एक्सिस पे 4 एंड राउंडेड LG यानी कि उस पर कर्व आ जाए, LG यानी कि कितने साइज़ का। एंड इसको अब हम देखते हैं वो हमारी क्लास लगी कि नहीं लगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है प्राइमरी बटन बन गया। सो इसे हम कब यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से अभी रिमूव करते हैं एंड अगेन index.html पे आते हैं एंड हम क्या करते हैं, यूजुअली हम टेलविंड सीएसएस लिखते हैं, यहाँ पे हम जो है ये सारी क्लासेस हम यहाँ लगाते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी बहुत सारी क्लासेस हमने ऐड कर दी हैं, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा इतनी सारी, तो क्यों ना इतनी सारी क्लासेस लिखने के बजाय बस हम लिख दें .btn प्राइमरी या जो भी आपको नाम अच्छा लगे एंड सिर्फ मैं इतना लिखूँ, इतना लिखने से एंड मेरी सारी क्लासेस का काम एक बार हो जाए। एंड अगर मेरे एक से ज़्यादा बटन है या एक कंपोनेंट है जिसमें वो सेम क्लासेस बार बार लग रही हैं, तो मैं उन सेम क्लासेस को बार बार लिखने के बजाय एक क्लास का नाम दूंगा एंड
एंड उसको मैं यहाँ पे हमारी स्टाइल डॉट सी एस एस में आके डॉट पी टी एन प्राइमरी एट द रेट अप्लाई, और उसके बाद मैं यहाँ आके लिख दूंगा। तो ये लिखने से जो है मुझे सिर्फ डॉट बी टी एन लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं डॉट बी टी एन लिखा एंड मेरा प्राइमरी बटन लिखने का काम हो गया। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस ऑल्सो। बट इसको एक चीज़ ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक आध बटन की बात हो तो ऑफकोर्स वी डोंट डू दैट, लेकिन एक से ज़्यादा हो और हम कभी सोचे कि ऐसा करें, तो इसका एक करने का ये डिसएडवांटेज है। हाँ, सो इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि हम टेलमेंट लिख क्यों रहे हैं। हम टेलमेंट लिख रहे हैं ताकि हमें HTML फाइल से बाहर नहीं जाना पड़े, एंड हमारा मैनेज करने का जो और हमें जो मैनेज करना है कोड वो इजी हो जाए। हमें अपनी तरफ से क्लासेस का नाम नहीं यूज़ करना पड़े। फॉर एग्जांपल मैं 4-5 लोगों की टीम में एक साथ काम कर रहा हूँ, अनस ने कुछ और नाम सोच लिया, मनोज ने कुछ और नाम सोच लिया, है ना, तो किसी और ने कुछ और नाम सोच लिया, फिर वही कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं एंड कोई क्लास ओवरराइड कर रही है एंड हमें बार बार कुछ चेंज करना है, तो हम अगेन स्टाइल डॉट सी एस एस में जा रहे हैं, फिर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आ रहे हैं। अगर हम बार बार यही करेंगे तो फिर हमारा जो मेन मोटिव था टेलमेंट यूज़ करने का, इसमें से वन ऑफ द मोटिव हमारा जो है वो लूज़ हो जाएगा। तो दैट्स वाई हम इसको ज़्यादातर नहीं करते हैं, बट अगर आप कभी करना चाहें तो ये भी एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है हमने वो कवर कर ली है। फ्लेक्स बॉक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, सेम जिस तरीके से हम फ्लेक्स बॉक्स हो गया या ग्रिड हो गया जिसको हम यूज़ करते हैं हमारी सी एस एस के अंदर, वैसे ही हम टेलमेंट सी एस एस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फ्लेक्स बॉक्स लगाया, हमने लिखा, ये प्राइमरी बटन हटा देते हैं, हमने एक डिव बनाया एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, हमने एक क्लास लिखी फ्लेक्स। तो फ्लेक्स लिखते ही जो है डिस्प्ले फ्लेक्स जो हम सी एस एस में लिखते थे वो सिर्फ फ्लेक्स लिखने से हो गया। जस्टिफाई बिटवीन, वी नो जस्टिफाई बिटवीन मतलब स्पेस बिटवीन हो जाती है। आइटम सेंटर मतलब क्लासेस के नाम भी टेलमेंट वालों ने इसी हिसाब से रखे हैं कि नाम सुनते ही समझ में आ जाए कि काम क्या करेगा। P4 यानी कि पेडिंग, चारों तरफ 4 लग जाए, एंड BG ग्रे। एंड हमने जो भी जितने भी 3 डिव दिए थे तो उसमें हमने फ्लेक्स 1 लगा दिया, एंड देख सकते हैं कि यहाँ पे वो फ्लेक्स भी लग गया। सेम फॉर ग्रिड, हम ग्रिड भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इफ वी कैन हैव सम एग्जांपल, ओके, ये देखिए दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर ग्रिड, कि हमें मालूम है ग्रिड क्या करता है। ग्रिड हमारा 2 डायमेंशन में काम करता है। हमें जब कॉलम्स में रो में डिवाइड करना हो हमारा कोई सेक्शन, कोई डिव, एंड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाने में डिव इज़ वेरी यूजफुल, डिव सॉरी ग्रिड इज़ वेरी यूजफुल। तो हमने सिंपल उसके लिए जैसा हम फ्लेक्स लिखते थे वैसे हमने सिर्फ ग्रिड लिखा, हमारी डिस्प्ले ग्रिड हो गई। हमने ग्रिड कॉल्स 3 लिखा तो उससे ये हो गया कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम रिपीट, वही जो 3 कॉलम में बांट दो, तो उसका शॉर्ट ग्रिड कॉल्स 3। गैप 4 यानी कि 3 कॉलम के अंदर 4 नंबर, यानी कि 4 इसको होवर करके देखते हैं। होवर करेंगे तो हमें सी एस एस दिख जाएगी कि 16 पिक्सल, कि 16 पिक्सल की हमें गैप आ गई। एंड P4 वी नो पेडिंग, एंड BG ग्रे वी नो बैकग्राउंड कलर, एंड इस तरीके से हमारा ग्रिड भी काम करता है। एंड एनीथिंग एल्स, ये तो सेम चीज़ वही अप्लाई वगैरह के बारे में हमने देख लिया था। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ नोट्स में अगर कुछ छूटा हो तो। एंड हाँ, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा देखना पड़ेगा, ज़्यादा क्या बाद में भी ये आदत होनी चाहिए कि कभी भी हम अटके हैं तो स्टार्ट करें आप डॉक्यूमेंटेशन से। एंड चैट जीपीटी, ऑफ कोर्स हमारे पास जब चैट जीपीटी है तो डॉक्यूमेंटेशन तो देखें ही, बट छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ करें, उससे आपका टाइम बचेगा। एंड उसमें अगर कहीं हम अटकते हुए तो हम उसी से पूछ सकते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज़ एक्सप्लेन मी, तो वो कर देगा अच्छे से आपको एक्सप्लेन। सो दैट इज़ मोर फास्टर वे टू लर्न एनीथिंग। एंड ऑफकोर्स आप और डाउनलोड होना चाहिए नोड इंस्टॉल करने से पहले, npm होना चाहिए, सब कर लिया, रिस्पॉन्सिव देख लिया, कंपोनेंट्स देख लिए। आई थिंक हमने सब चीज़ें कवर कर ली है। एंड क्या बोल रहा था मैं, सोच लेता हूँ मैं अगर कुछ रह गया हो तो। मतलब ये जितनी चीज़ें हमने आज क्लास में देखी हैं, ऑलमोस्ट इतना जानने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना एक VS कोड ओपन करना है, उसमें फोल्डर बनाना है, फाइल क्रिएट करनी है, एंड आपको जस्ट क्रिएट करना शुरू करना है। एंड आई नो स्टार्टिंग में अटकेंगे, मैं भी अटका था, सब अटके थे, क्या मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। तो आप जो है
या तो जो ऑलरेडी बिल्ड कंपोनेंट्स हैं उसको कॉपी पेस्ट करें एंड फिर उसको देख के समझें किसने किस तरीके से बनाया है, एंड उन कंपोनेंट्स को कभी कॉपी कर करके एक पूरा प्रोजेक्ट बना के देखें। एंड उसके बाद फिर जब वो उसके बाद ऐसे प्रैक्टिस करें एंड देन बाद में कभी खुद से एक डिव बनाया, सेक्शन बनाया, उसमें मैंने कुछ कुछ ग्रेड फ्लेक्स लगा के कुछ भी थोड़ा थोड़ा बना के देखें। उससे धीरे धीरे आप सीख जाएंगे किस तरीके से टेलविंड लगती है। मतलब अगर टेलविंड की बात करें, वाई इट इज़ सो फेमस वाइल यूजिंग रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, जो भी हो, जितनी फ्रेमवर्क हो, वाई टेलविंड हो गई एंड उसी की तरह के दूसरे फ्रेमवर्क हो गए, वो क्यों इतने यूज़फुल है? बिकॉज हमें कंपोनेंट बनाने में आसानी मिलती है, फंबल हो जाता है। सो हमें मालूम है कि रिएक्ट के अंदर रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट बनाते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं हम एक एलिमेंट के अंदर ही सारी क्लासेस बना सकते हैं, तो इजीली कंपोनेंट भी बन जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ मोर यूजफुल। एंड समवन हैज जस्ट रेज्ड देयर हैंड। कनाई, हेलो कनाई, आई होप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप बोल सकते हैं। हेलो भैया। हेलो 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 जी। हाँ भैया, मैं सोच रहा था बूट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए आप। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बूटस्ट्रैप सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेलविंड सीखने के बाद मेरे को जरूरत है बूटस्ट्रैप सीखने की। नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। सी देखिए, टेलविंड हो, बूटस्ट्रैप हो, सेड सी एन मटेरियल, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। हम ये सीखते क्यों हैं? जब टेलविंड नहीं आया था नया, तब जो सबसे फेमस था वो बूटस्ट्रैप ही था। और इनफैक्ट नाउ इट इज़ ऑल्सो बूटस्ट्रैप यूज़ होता है, बट नाउ टेलविंड ज़्यादा प्रेफर होता है इन इंडस्ट्री, बिकॉज इसके मैंने इतने एडवांटेजेस जब ये बताए। तो अगर आप बूटस्ट्रैप कर भी लिया है तो भी सजेशन होगा कि टेलविंड एक बार ट्राई करें, बिकॉज एक बार जिसको भी टेलविंड आ जाती है वो फिर वैसे भी टेलविंड नहीं छोड़ता है, वो बूटस्ट्रैप पे नहीं जाता है। वो स्टार्टिंग में टेलविंड सीखना थोड़ा लगता है कि टफ है टफ है टफ है, वंस यू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है ना, उसके बाद फिर आप इसे छोड़ते ही नहीं है। तो इसलिए वो टेलविंड में लिखने में मज़ा आता है, आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है, एंड वो फास्ट है, लाइट वेट है। बूटस्ट्रैप के अंदर कितनी चीज़ें तो ऐसी आती है जो हम यूज़ भी नहीं करते हैं, एंड स्टिल वो हमारे प्रोजेक्ट में ऐड होती है, उसकी वजह से हमारे बंडल का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। एक काम करते हैं, मैं अभी एक काम करते हैं, एक डिप्लॉय करके देखते हैं, एक छोटी सी साइड बना के, एंड देखते हैं वो कैसा काम करती है, क्यों, वो उसका साइज़ कितना होता है। अगर आपने बोला कि अगर आपने टेलविंड सीख ली तो बूटस्ट्रैप की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कोई काम ही ऐसा है कि यार तुम्हें बूटस्ट्रैप में बनाना है, तो आप सीख सकते हैं आसानी से। बूटस्ट्रैप तो आसान है, मतलब अगर आपने टेलविंड सीख ली है तो बूटस्ट्रैप सीखना टेलविंड से आसान है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप टेलविंड से ही कंटिन्यू करते हो और बूटस्ट्रैप नहीं भी देखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं बोलने वाला कि बूटस्ट्रैप नहीं आती, बिकॉज वी नो टेलविंड कैसे काम करती है। एंड अगर कभी ज़रूरत पड़ी भी तो आप एक ही दिन में बूटस्ट्रैप आराम से समझ लेंगे कि कैसे काम करता है, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। एनीथिंग अगर आपको कुछ बोलना हो तो आप कह सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। तो मैं क्या कह रहा था कि एक काम करते हैं, हमने अभी एक कोड था ना जिसमें हमने एक छोटा सा होम पेज था, उसी को वापस से देखते हैं कि बिकॉज हमने विट इंस्टॉल किया था तो वाई, एंड उसका लेट्स पुराने कोड को हटाते हैं, नए कोड को लगाते हैं। एंड इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लिंक करना ना भूलें हमारी CSS को, style.css। देखते हैं कैसा दिख रहा है, देख सकते हैं ये बड़ा नॉर्मल सी एक होम पेज है जिसमें हमारा कुछ नेव बार है, एक हीरो है, एक अबाउट अस है, एंड फुटर है। इस इसको एक सेकेंड, अगेन ये थोड़ा कभी कभार ना हैंग हो जाता है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमने लिखा था जब हमें सर्वर स्टार्ट करना था npm run स्टार्ट, तो हम ये मालूम कैसे पड़ा कि हमें स्टार्ट ही लिखना है? हम जाते हैं हमारे, ये देखिए, ये पैकेज डॉट जेसन जो फाइल थी, इसके अंदर हमने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, स्टार्ट कॉलन विट, विट या वाइट जो भी प्रोनाउंस आपको करना चाहें, एंड हमने लिखा था बिल्ड वाइट बिल्ड। तो इसलिए हमने स्टार्ट लिखा था, रन स्टार्ट। लेकिन अब हमें एक बिल्ड बनाना है, बिल्ड मतलब एक हमारा ऐसा फोल्डर होगा जिसमें हमारी साइट आ जाएगी, एंड वी कैन जस्ट डायरेक्टली पुट दैट फोल्डर फॉर होस्टिंग और फॉर
डिप्लॉयमेंट। हम यहाँ पे लिखते हैं npm रन के बजाय एक काम करते हैं npm रन बिल्ड एंड एंटर मारते हैं। ओके, बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा है, 2 मॉड्यूल्स ट्रांसफॉर्म एक्सेट्रा। ओके, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्ट नाम का एक फोल्डर आपको दिख रहा होगा। मैं इसको जूम करता हूँ ज़रा, कम ऑन। अच्छा, ये फाइल जूम नहीं होती क्या? कोई बात नहीं। अगर आपको यहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर दिख रहा होगा एंड उस डिस्ट फोल्डर के अंदर एक एसेट का नाम एसेट है एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। काम करते हैं, हम हमारे एक बार फोल्डर में जाके देखते हैं जहाँ हमने ये बनाई थी फाइल। फोल्डर में गए, टेलमेंट सी एस एस के फोल्डर में गए एंड यहाँ पे एक डिस्ट फोल्डर दिख रहा है आपको, ये देखिए डिस्ट को मैं ओपन किया तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। असेट है, असेट मतलब कोई भी अगर हमारा जावास्क्रिप्ट सी एस एस या कोई इमेजेस वगैरह होती तो वो एसेट में आ जाती। सो ये जो डिस्ट फोल्डर है हम इसी को अलग से ओपन करके देखते हैं। डिस्ट को वी विल ओपन विथ वी एस कोड। हमने किया ओपन, ये ओपन हो गया। ये देखिए ये ओपन होगी हमारी साइट। इसको एक बार हम नॉर्मली हमारा जो गो लाइव सर्वर करते हैं ना, गो लाइव सर्वर करके देखते हैं। ओके, देख सकते हैं आप, इसके अंदर हमारी पूरी साइट आ गई है एंड इसका इसका एक बार साइज देखते हैं फोल्डर का। वेयर इज, ये देखिए ये डिस्ट का फोल्डर प्रॉपर्टीज कहीं, ये देखिए आपको थोड़ा और जूम करता हूँ मैं, होता क्या 14.2 के प्रॉपर्टीज 14.2 KB, तो कितना कम साइज है। एंड अगर वहीं मैं अगर देखूं कि जो मेरा पूरी साइज का साइज कितना होता, तो आप यहाँ नीचे देखेंगे, मतलब स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर में आप देखें, आपको दिख रहा होगा 84.7 KB लिखा हुआ। बट डिस्ट का साइज इतना कम है बिकॉज जो हमारी टेलविंड है वो उतनी ही CSS हमारी प्रोडक्शन फोल्डर के लिए रखती है जितनी की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें, यहाँ आपको दिख रही है CSS लिखी हुई। एक सेकंड, ये देखो सारी चीज़ें। अब इसके अंदर मैं सर्च करके देखता हूँ, जिससे अगर कुछ लगाई हो हमने पुराना कोड, ये रहा। इसमें हम जाते हैं और देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा था BG Blue 600, कॉपी करके सर्च करते हैं वहाँ पे। ये है भी या नहीं, Ctrl F पेस्ट, ये देखिए मिल गई BG Blue। और अब मैं सर्च करके देखता हूँ BG ग्रे है, BG ग्रे नहीं मिल रही है। वाई? बिकॉज BG ग्रे थी नहीं। तो सिर्फ जो CSS इम्पोर्टेंट थी, जो CSS साइट पे चाहिए थी, सिर्फ वही CSS आई। सो दिस इज ऑल अबाउट टेलमेंट CSS। एनीथिंग एल्स आई थिंक हमने ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर ली है। अगर किसी के पास कुछ आ रहा हो आइडिया, बिकॉज मैंने कोशिश की थी आज क्लास से पहले कि जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे नोट कर लूँ, तो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है। आई थिंक क्लास का टाइम भी कितना था वैसे, क्लास का टाइम वेरी, मैंने कमेंट में लिंक दी थी ना क्लास की। ओके 7:30 था एंड इट्स अबाउट 7:30, बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। टॉपिक कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है, टाइम ओवर भी हो जाए तो डजंट मैटर। एंड काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप वोट भी दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपका जो भी आपने टाइम दिया है वो यूज़फुल रहा हो। मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दी है मैंने क्लास की लिंक की कॉपी, मतलब क्लास की लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिए। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप कार्ड पे पहुंच जाएंगे। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे अगर आप वोट पे क्लिक करेंगे तो वोट हो जाएगा। मैंने भी कर दिया है वोट अपने आप को। एक इंसान एक ही बार कर सकता है, किसी एक पर्सन को। तो आप भी वोट पे क्लिक कर दीजिए इफ़ यू लाइक द क्लास। आई होप यू लाइक द क्लास। सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। किसी के पास कोई भी डाउट हो, कुछ कहना हो तो यू कैन से दैट, अदरवाइज हम क्लास ऑफ कर सकते हैं।
बताइए मनोज भाई, और सब ठीक? कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत सही पढ़ा रहे थे आप वैसे। हाँ, क्या? बढ़िया सेशन था। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। मतलब साक्षात जिसने लास्ट लीडर बोर्ड टॉप किया है, अगर वो खुद ऐसा बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। थैंक यू। एक्चुअली बढ़िया बढ़िया। एवरीवन हु इज़ वाचिंग राइट नाउ के कोडिंग हीरो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, तो और भी काफ़ी क्लासेस हैं, आप उस पर देखते रहिए। आपकी आपके लिए जो भी अच्छी लगे आपको वो ज्वाइन किया करा करिए। सपोर्ट की कम्युनिटी में शेयर करना, फ्री क्लासेस लेके लर्निंग करना, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो अराउंड द टॉपिक, फ्यूचर क्लासेस, या कुछ क्लास में आपको लगा हो कि यार ये कमी थी, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं ऐसा करते, कुछ भी मतलब हो, आई एम फ्री टू हैव एनी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्या बोलते हैं, हाँ फीडबैक। सो यू कैन से एनीथिंग, आप बोल सकते हैं एंड वोट भी दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनीता जी, आपने ज्वाइन किया। एंड यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस क्लास, यू कैन पोस्ट ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, यू कैन टेक मी। आप लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इज माई, ये तो ये तो ट्विटर की है, ट्विटर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ लिंक्डइन, लिंक्डइन पे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में भी आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ कहना हो, तो यू कैन डीएम मी देयर। एंड हाँ, मैं यूट्यूब पे भी ये जो लाइव हमने आज की है ना, वो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा। आई होप कि रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई हो, बिकॉज को रिकॉर्डिंग में काफ़ी दिक्कत आई थी लास्ट टाइम भी। तो अगर रिकॉर्डिंग अच्छी होगी तो मैं इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा, तो यू कैन चेक देयर एज वेल। अंटिल गाइस, हैव अ ग्रेट डे हेड, गुड नाइट, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कर दें ऑफ? आशीष, अतुल, कानाई, मनोज भाई, एवरीवन, ओके भाई, ठीक है, मिलते हैं मिलते हैं, मिलते हाँ हैं। मिलते हैं, मिलते हैं, ओके ओके, वेलकम। ग्रेट क्लास ब्रो, बढ़िया पढ़ाया। यार थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरीवन, बाय 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 एवरीवन।